गुड इवनिंग क्लास। आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर 3 में क्या है हमारा चैप्टर? पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस निकालने होंगे। फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन बना सकते हैं। अब वो फॉर्मूले क्या हैं और इक्वेशन क्या है, ये दो चीजों को अपन आज देखते हैं, फिर अपन क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ एक फॉर्मूला रहेगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कौन सा फॉर्मूला रहेगा? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उसको देखते हैं क्या होता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, व्यापक समीकरण। क्या बोलेंगे इसको हम? व्यापक समीकरण। तो एक इक्वेशन रहेगी हमारे पास, यहां क्या रहेगी? एक इक्वेशन रहेगी। इक्वेशन रहेगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा रहेगा। इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या? 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस समीकरण को बहुत अच्छे से देख लें। ये सिस्टम ऑफ क्या है? इक्वेशन है, जिसे हम व्यापक समीकरण कहते हैं। और इससे हम निकालेंगे 9 फॉर्मूलेस। कितने फॉर्मूलेस? 9। फॉर्मूलेस कुछ नहीं है, फॉर्मूलेस केवल रहेंगे 3। कंडीशनें होने वाली हैं कितनी? 9। अब वो 9 कंडीशन किस प्रकार से बनती हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो इस फॉर्मूले से कितनी कंडीशन बना लें? पहले 3। कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन बनाते हैं। पहली कंडीशन हम देखते हैं। पहली कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। यहां तक तो ठीक ठाक है, बराबर लगा है। यदि इसी में हम क्रॉस लगा दें, क्या लगा दें? क्रॉस लगा दें, तो हम बोलेंगे बराबर नहीं है। क्या बोलेंगे? बराबर नहीं है। अर्थात क्या समझ में आता है यहां से कि यदि a1 बटा a2 की जो वैल्यू है वो b1 बटे b2 की वैल्यू के बराबर ना हो। ठीक है, तो यहां से हमें 3 कंडीशन मिलेंगी। वो 3 कंडीशन क्या? सबसे पहले हम इस कंडीशन, जैसे क्वेश्चन होगा और ये कंडीशन उस क्वेश्चन में मिलने वाली है, तो हम ये कंडीशन को क्या बोलेंगे? रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। क्या कंडीशन बोलेंगे? रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात बोलेंगे लाइन इंटरसेक्ट। क्या बोलेंगे? लाइन इंटरसेक्ट। चलो, एक कंडीशन तो हमने बोल दी कि सर ये क्या है? रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात लाइन इंटरसेक्ट की कंडीशन बनेगी। इसी की हम दूसरी कंडीशन भी एक साथ बता दे रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी इसमें कि लाइन इंफिनिटिव सॉल्यूशन देगी या नो सॉल्यूशन देगी या यूनिक सॉल्यूशन देगी। तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, अर्थात क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन, अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। मतलब यदि कोई कंडीशन ऐसी बन रही है किसी क्वेश्चन की, ये कंडीशन में आंसर आ रहा है आपका, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये हल कैसा है? अद्वितीय हल है, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन है। तो क्या है ये? अद्वितीय हल, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन क्या बनने वाली है सर इसमें? तो तीसरी कंडीशन हमसे यह पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, अर्थात निकाय संगत है या असंगत है। निकाय अर्थात सिस्टम,
निकाय को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो यहां हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है, अर्थात क्या है? संगत है। तीसरी कंडीशन क्या बोल सकते हैं? संगत है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। मतलब एक फॉर्मूला बनाने के बाद उसकी हमने कितनी कंडीशन बता दी? 3 कंडीशन बता दी। 3 कंडीशन ये बताएं कि यदि हमारी कोई इस तरीके का कोई फॉर्मूला होगा या क्वेश्चन होगा और उससे हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमाएंगे और जैसे ही इस कंडीशन में आया तो हम यहां से हम इसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन 3 तरीके से इसमें पूछा जा सकता है। पहले तो ये समझ लें, क्वेश्चन कितने कंडीशन से पूछा जा सकता है? 3 कंडीशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर रेखाएं क्या हैं? आप बोलोगे प्रतिच्छेदी है, अर्थात लाइन क्या है? इंटरसेक्ट है। दूसरी कंडीशन ये पूछेगा कि क्या यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है। आप बिल्कुल घबराए बिना क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन है, अर्थात अद्वितीय हल है। तीसरी कंडीशन हमसे पूछी जा सकती है इसमें कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट है, अर्थात निकाय कैसा है? संगत है। क्लियर है? तो हमने एक फॉर्मेट क्या कर लिया? इसका कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? इसमें पहली कंडीशन समझ में आ गई। पहले फॉर्मूले से कितनी कंडीशन बन गई? 3 कंडीशन बन गई। मतलब एक कंडीशन से, मतलब एक फॉर्मूले से हमसे 3 प्रकार के क्वेश्चन क्या कर सकता है? वो पूछ सकता है। क्लियर है? चलो, तो पहली कंडीशन को आप लिख लो, इसके बाद हम दूसरी कंडीशन को क्या करते हैं? लेते हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं बेटा। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा और उस फॉर्मूले के कितने स्टेप हो सकते हैं, कितनी कंडीशन हो सकती हैं, इनको हम देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला यहां से ये बन सकता है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, अर्थात ये दोनों तो बराबर हो जाए और ये दोनों की जो वैल्यू है वो तीसरी कंडीशन के क्या ना हो? बराबर ना हो, अर्थात C1 अपॉन C2 के बराबर ना हो। अभी हमने देखा था कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं था B1 अपॉन B2 के। अब आपके दिमाग में एक विचार आता होगा कि सर पहली जो कंडीशन आपने लिया था उस कंडीशन में तो आपने C1 अपॉन C2 को लिया ही नहीं, आपने A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बस को क्यों लिया? C1 अपॉन C2 को क्यों नहीं लिया? थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उस कंडीशन में हमने पहले ही देखो A1 अपॉन A2 बराबर हमने क्या कर लिया था? A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। जब ये दोनों कंडीशन ही एक दूसरे के बराबर नहीं थी बेटा, तो क्या हम इसके लिए तीसरी कंडीशन रखना अनिवार्य था क्या हमारा? नहीं। जब वो भाई भाई आपस में मिल नहीं रहे हैं तो तीसरे भाई से कहां मिलेंगे? वो नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने उस कंडीशन को नहीं रखा। हमने इतने में ही कंडीशन क्या कर दी? लॉक कर दी। लेकिन यहां पर कंडीशन कुछ अलग है कि A1 अपॉन A2 तो बराबर है किसके? B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है इसके। और जब ये इसके बराबर नहीं है तो मान सकते हैं कि ये भी इसके बराबर नहीं होगा। मान सकते हैं या नहीं? यस सर। कि सर आपस में ये दोनों क्या है? बराबर हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जो ये वाला मार्कर है, ये वाला और ये वाला मार्कर, ये एक दूसरे के कैसे हैं? देखो हुबहू एक से देखते हैं, बस कलर बस अंतर है, ठीक है ना? इनके कलर का बस क्या है? अंतर है। क्लियर? और तीसरा मार्कर देखो थोड़ा ज्यादा ही अलग दिख रहा है, पुराना सा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों तो आपस में क्या हैं? बराबर है। अब ये वाला जो है, ये दोनों आपस में बराबर थे, ये बात याद रखना, ठीक है? अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो मार्कर है वो इस वाले मार्कर के जैसे नहीं है। जब ये वाला मार्कर इस वाले मार्कर जैसे नहीं है तो ये वाला भी क्या बराबर होगा? नहीं होगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं, किंतु ये उससे क्या है? भिन्न है। क्लियर है? तो ये कंडीशन किसको बताती है? किस कंडीशन? नो सॉल्यूशन को। कौन सी कंडीशन को बताएगी? नो सॉल्यूशन, अर्थात इसका कोई हल नहीं है। तो यहां से हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्लियर है?
तो पहली कंडीशन ये हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन ये पूछा जा रहा है इसी में कि लाइन कैसी है सर, पैरेलल है, इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंट है। तो दिमाग में ये बात रखना, पैरेलल तब होती है जब सब एक दूसरे के क्या हो, बराबर, ठीक है। और इंटरसेक्ट कब होती है, जब पहले ही कंडीशन आपस में क्या ना हो, बराबर ना हो। तो वो तो पढ़ लिया अपन ने फर्स्ट कंडीशन में। पहली कंडीशन तो यही पढ़ी थी हमने कि सर लाइन इंटरसेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले ही दो कंडीशन आपस में क्या बन रही थी, क्रॉस, बराबर नहीं थी। तो इंटरसेक्ट वाली तो पढ़ ली। इंटरसेक्ट जिसको अपन ने बोला था, लाइन प्रतिच्छेदी है, रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है, ठीक है ना। अब जो बात बन रही है दूसरी कि ये दोनों तो आपस में क्या है, बराबर हैं, किंतु इसके क्या नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहां से कंडीशन क्या निकल के आएगी कि लाइन जो होगी वो कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट जिसको अपन क्या बोलेंगे, संपाती। क्या होगी, संपाती। तो दूसरी कंडीशन याद रखना, रेखाएं क्या है, संपाती हैं। रेखाएं संपाती हैं, जिसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट। चलो दो कंडीशन बनी। और तीसरी कंडीशन आप लोगों से मैंने बहुत आसान भाषा में पूछा था कि सर सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपके दिमाग में आ जाएगा सर ये सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, अर्थात असंगत होना चाहिए। क्योंकि जब दोनों चीजें आपस में ही इक्वल नहीं है और तीसरे के कैसे इक्वल हो जाएंगी वो। तो इस कंडीशन से अपन क्या निकालेंगे, निकाय जो है वो कैसा है, असंगत है। तो निकाय असंगत है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। चलो तो दूसरे फॉर्मूले से हमारी कितनी कंडीशन बन गई, तीन कंडीशन बन गई। ये कंडीशनों को ही हमें माइंड करना है। कंडीशन क्या है कि सर a1 अपॉन a2 इक्वल मतलब बराबर है b1 अपॉन b2 के, और वो बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, लाइन कोइंसिडेंट है, सॉल्यूशन कैसा है, नो सॉल्यूशन है, अर्थात रेखाएं संगत हैं कि असंगत हैं। तो आपने बोला संगत है कि असंगत है, असंगत है। संपाती है या नहीं, तो संपाती है। और कोई हल है कि बहुत सारे हल हैं, कोई हल ही नहीं है। क्या नहीं है, कोई हल ही नहीं है। क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे क्या हो गए, कवर हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, तीसरे की। इसको कवर कर लो पहले। चलो हम बात कर रहे हैं अब तीसरी कंडीशन। इससे हमारी तीसरी कंडीशन बनने वाली है बेटा, जब a1 अपॉन a2 भी बराबर हो b1 अपॉन b2 के, और ये भी बराबर हो किसके, c1 अपॉन c2। अर्थात जब तीनों कंडीशन आपस में क्या हो, बराबर हो, एक दूसरे के इक्वल हो। सपोज ऐसे समझ लेते हैं, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, अर्थात तीनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है ना। और जब तीनों कंडीशन एक दूसरे के इक्वल हो तो उसकी भी तीन कंडीशन बनने वाली है। कितनी कंडीशन, तीन कंडीशन उसकी भी बनने वाली है। वो कंडीशन क्या है, इस पर अपन देखते हैं। पहली कंडीशन ये है, हमसे पूछेगा कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा है, तो हम बोलेंगे अनेक हल है, अर्थात इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन पूछ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनेक हल, अनंततः अनेक हल, ठीक है। तो अनेक हल है। अब ये अनेक हल है क्यों बोल रहे हैं, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो आप कोई भी कंडीशन लो, यदि इसकी कोई कंडीशन इसके बराबर दिख रही है और ये इसके बराबर दिख रही है, तो हम तो कितने भी सॉल्यूशन इसके बना सकते हैं। इसलिए हमने बोल दिया क्या, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। ऐसी कभी कोई कंडीशन आएगी तो आप बिल्कुल क्या कर दोगे, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन पर, अर्थात अनेक हल पर क्या लगा दोगे, टिक कर दोगे, ठीक। दूसरी कंडीशन हमसे पूछेगा कि सर
लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है? तो आप बोलोगे सर पैरेलल है, क्योंकि दो कंडीशन तो हमने पढ़ ली। वो दो कंडीशन क्या थी कि सर इंटरसेक्ट वाली कंडीशन भी पढ़ ली, कोइंसिडेंट वाली कंडीशन भी पढ़ ली। अब हमारे पास बात आती है केवल किसकी, पैरेलल वाली। और पैरेलल कंडीशन तभी होती है ना, पैरेलल का मतलब ही होता है एक दूसरे के आमने सामने। तो ये इसके सामने, ये इसके सामने, अर्थात रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है, तो लाइन कैसी है बेटा, लाइन पैरेलल। रेखाएं समांतर हैं। क्लियर है? यस सर। तीसरी कंडीशन वही पूछेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, अर्थात संगत है या असंगत है। तो आप बोलोगे संगत है। क्या है, संगत है, अर्थात कंसिस्टेंट। निकाय कैसा है, संगत है। सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। क्लियर है? तो हमने एक फॉर्मूला देखा और एक फॉर्मूले से एक इक्वेशन देखा, एक इक्वेशन देखा और एक इक्वेशन से कितने फॉर्मूले बनाए, 3 फॉर्मूले बनाए। और ईच इक्वेशन या ईच फॉर्मूले की हमने 3 क्या बनाई, कंडीशन बनाई। क्लियर है? सारी कंडीशनें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। और अब यहां से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चनों को पिक करेंगे। ठीक है, देखते हैं आप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में पहले हम ये बता दें कि आपसे 3 कंडीशन पूछ सकता है, या तो वो लाइन के बारे में पूछेगा, या सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा, ठीक है, और या वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछेगा। 3 कंडीशन आपसे पूछेगा। तो उसमें से अपन किसी भी एक क्वेश्चन को लेते हैं और सारी चीजों को पिक करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा, सपोज कोई क्वेश्चन होगा जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, अर्थात तुलना करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन से ही देखते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेते हैं और उसी से समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन बताना बेटा एक कोई सा भी। 5x minus 4y 5x minus 4y plus 8 बराबर इक्वल टू 0। हाँ, दूसरी कंडीशन 7x plus 6y प्लस 6y minus 9 -9 इक्वल टू 0। यहाँ से आप सभी बच्चों को एक चीज ध्यान देनी होगी, सभी को एक चीज ध्यान देनी होगी कि सर अभी तो ये कंडीशन बनी बनाई आई है, अर्थात जो अपन को इक्वेशन गिवन है, समीकरण दिए गए हैं, वो पहले से ही बने बनाए रखे गए हैं। बस आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, सिस्टम इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। जिसे हमने व्यापक समीकरण बोला था, व्यापक समीकरण से आप सभी लोग इनकी क्या कर देंगे, तुलना कर दोगे। ठीक है ना? तो अभी तो ठीक ठाक है। यदि ऐसा ना होता तो क्या करते, सपोज मैं बताना चाह रहा हूं कि ये 8 यहां पर पहले से ना होता और ये कहां होता, पहले देख लो, यहां पर होता -8 और यहां पर होता 9 प्लस का 9, ऐसा होता। और आपसे यही कंडीशन पूछता कि सर लाइन कैसी है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे करते, तो क्या आप इस कंडीशन में बताते डायरेक्ट? नहीं, पहले उस कंडीशन को सही करोगे, उस कंडीशन को सही करोगे, इक्वेशन को सही आप लोग बना लोगे। अब इक्वेशन को कैसे सही बनाओगे, तो बचपन से पढ़ते आए हो पक्षांतर, सब्स्टिट्यूट, सब्सट्रैक्ट कर देते अपन, यहां से उठा के चीजों को क्या ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे। हमने कल भी बताया था, पिछली क्लासों में भी देखा है कि कोई चीज यदि माइनस में रहती है, घूम जाती है, तो काय में आ जाती है, प्लस में, और जो प्लस में होती है तो काय में आ जाती है। क्लियर है? चलो, तो इसको जब इस साइड लेके आते तो क्या होता है, ये माइनस की चीज काय में आ जाती है। क्लियर है? तो प्लस का क्या हो जाता है, 8, तो बराबर में क्या जाएगा, 0। जब वहां से चीज उठ के यहाँ आएगी कोई भी, तो वहां पर तो 0 रह जाएगा ना। यहां से 9 इस साइड आएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये तो अपन को दिया ही था, बट मैंने फिर भी इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए किया। अब सबसे पहले जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो सॉल्व में करोगे क्या, गिवन टू क्वेश्चन, गिवन टू क्वेश्चन, दिया गया है, दिया गया है 5x minus 4y plus 8 इक्वल टू 0।
और 7x प्लस प्लस 6y -9 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन का सिस्टम इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। यस सर। तो हम यहां लिखते हैं कंपेयरिंग ऑफ सिस्टम इक्वेशन, लिख देना यस सर। गिवन इक्वेशन कंपेयर टू सिस्टम इक्वेशन, अर्थात दिए गए समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर दिए गए समीकरण, जो ये समीकरण दिए गए हैं इनकी तुलना हम किससे कर देंगे? व्यापक समीकरण से कर देंगे। सर व्यापक समीकरण है क्या? तो जस्ट अभी पढ़ के आए हैं हम व्यापक समीकरण, सिस्टम इक्वेशन पढ़ के आए हैं। यस सर। a1x प्लस क्या b1y प्लस क्या c1 बराबर 0 a2x प्लस क्या b2y प्लस क्या c2 इक्वल टू 0। अब कंपेयर तो करते आ जाएगा, तुलना करते तो आप सभी से बन जाएगा। तुलना में क्या करना है? आप x वाले टर्म के x वाले से, ठीक है, और y वाली से y और c1 से c को। तो देखते हैं a1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5x, सॉरी 5 क्या होगी? 5 तो a1 की कंडीशन क्या आ गई? 5। b1 की कंडीशन क्या? -4। माइनस को भी अपन को काउंट करना है, माइनस लेके चलना है। अब बात आती है सर प्लस तो आपने नहीं लिखा है यहाँ, तो प्लस में चीज पहले से ही है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। चलो तो क्या आ गया भाई? b1 की वैल्यू आ गई -4। क्या आ गई? -4। c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। तो c1 की वैल्यू आ गई 8। a2 की वैल्यू 7। b2 की वैल्यू क्या आ गई? 6। और c2 की वैल्यू आ गई -8, -9 सॉरी माइनस का 9। 9। तो ये हमारी क्या हो गई? वैल्यूज आ गई। अब हम दो इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे कि सर क्या a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है या नहीं। अर्थात हम पहले क्या निकाल रहे हैं यहाँ से? a1 बटे a2 की वैल्यू निकाले, क्या आने वाली है? 5/7। फिर हम किसको निकालें? b1 बटे b2 को निकाल के देखें। b1/b2 क्या निकल के आया? -4/6। फिर हम निकाल रहे इसी प्रकार c1 बटे किसको? c2 को। तो 8 क्या? -9। हमने सारी वैल्यू निकाल ली। हमने a1/a2 का मान निकाल लिया, b1/b2 का भी मान निकाल लिया और c1/c2 का भी क्या कर लिया? मान निकाल लिया। अब मान निकालने के बाद हम देख रहे हैं कि क्या 5/7 जो दिख रहा है क्या वो -4/6 के बराबर दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? मतलब 5/7 है वो बराबर नहीं दिख रहा किसके? -4/6 के। क्यों नहीं दिख रहा? कंडीशन सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 5/7 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था? 5/7 होना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है। क्लियर है? नहीं दिख रहा हमको। और जब नहीं दिख रहा तो ये कंडीशन हमें दिख रही है कि सर ये कंडीशन तो इसको बता रही है a1/a2 बराबर जो है नहीं है किसके? b1/b2 के। b1 किसके? b2 के। अब यदि हमसे इसमें कोई क्वेश्चन करता कि सर इसका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर तीनों कंडीशन एक साथ बोल सकते हो। पहली कंडीशन ये बोलोगे कि लाइन इंटरसेक्ट है। लाइन क्या है? इंटरसेक्ट। क्या है? इंटरसेक्ट। क्रॉस है, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं क्या हैं? प्रतिच्छेदी हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। क्या बोलोगे? रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? लाइन इंटरसेक्ट। लाइन इंटरसेक्ट। ना तो जानते हो यार। दूसरी कंडीशन कौन सा हल है? हल कैसा है? आप बोलोगे सर अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल। अर्थात यूनिक सॉल्यूशन। तो हम दूसरी कंडीशन भी बता सकते हैं इसकी, अद्वितीय हल। तीसरी कंडीशन हमसे यदि पूछे कि सर क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, अर्थात संगत है या असंगत है, तो आप क्या बोलोगे? संगत है। क्या है? संगत है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। क्लियर?
हमसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हमने तीनों के आंसर एक बार में बता दिए। अब आप बहुत अच्छे से इस तरीके के क्वेश्चनों को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको पिक कर लो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलो हम बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। क्या है क्वेश्चन? 5x minus 3y equal to 11। दूसरी कंडीशन minus 10x plus 6y माइनस का 20। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमसे तीन कंडीशन पूछ सकता है। पहले हम कंडीशन बताते हैं कि हमसे पूछ क्या कह सकता है। ये पूछ सकता है सिस्टम के बारे में। सिस्टम मतलब निकाय। सिस्टम मतलब क्या? निकाय के बारे में। तो पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही है कि सर संगत है या असंगत है, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पहली कंडीशन ये पूछ सकता है। दूसरी कंडीशन ये पूछ सकता है सॉल्यूशन कैसा है, अर्थात हल कैसा है। अद्वितीय है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरी कंडीशन ये पूछ सकता है मतलब अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या अनंतता अनेक हल है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। ये कंडीशन पूछ सकता है। हल के बारे में पूछ सकता है सॉल्यूशन कैसा क्या है। तीसरी कंडीशन ये पूछ सकता है कि लाइन कैसी है, पैरेलल है या इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब एक ही रेखा में। क्या कंडीशन पूछ रहा है? तो इसमें अपन से पूछ सकता है लाइन के बारे में, मतलब रेखाएं क्या है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो उसमें तरीका उसके पूछने के तीन ही होने वाले हैं। पहले में आपसे वो क्या पूछेगा, सिस्टम कैसा है, निकाय कैसा है, संगत है या असंगत है। सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दूसरे कंडीशन में पूछेगा हल कैसा है, सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है। अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, या फिर अनंतता अनेक हल है। ये कंडीशन पूछेगा। और तीसरी कंडीशन हमसे ये पूछ सकता है कि सर लाइन कैसे होने वाली है। लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रही है या फिर वो कोइंसिडेंट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास मान लो कुछ भी इसमें से पूछे तो जो क्वेश्चन गिवन है पहले आप उसको लिखोगे, उसको फिर उसको अच्छे तरीके से कंपेयर करोगे। A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबके मान निकालोगे और फिर आगे की कंडीशन अपन तय करेंगे। तो चलें देखते हैं क्या होने वाला है। चलो देखें। तो सबसे पहले बोलेंगे गिवन टू, क्या बोलेंगे? चलो भाई देखते हैं। डाल दिया सॉल्व। गिवन टू क्वेश्चन अर्थात हिंदी में बोल देंगे दिया गया है। दिया गया है 5x minus 3y equal to 11। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सिस्टम इक्वेशन से कंपेयर करने लायक है अभी कंडीशन? नहीं है ना। व्यापक समीकरण से तुलना करने लायक कंडीशन है ही नहीं है। और जब नहीं है तो उसको उसके लायक बनाना पड़ेगा। तो क्या करके बनाएंगे? पक्षांतर करके, है ना, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहां से इसको इस साइड ले आते हैं। तो मारो भाई उस साइड से धक्का मारो, मारो धक्का। उस साइड से धक्का मारोगे तो किस साइड आएगा? आ जाएगा ना। बराबर क्या हो जाएगा? 0। चलो ठीक, कंडीशन पहली हो गई। अगेन दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन है माइनस का 10x, ये जो दिया है, प्लस का 6y इक्वल टू माइनस का 22। पुश करो वहां से, पुश करो थोड़ा सा। क्या होने वाला है? हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 6y और प्लस का क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो कितनी कंडीशन हो गई? 2। कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन सिस्टम में बन गए, बेहतरीन तरीके से बन गए सिस्टम में। और जब सिस्टम में इक्वेशन बन गए तो अब हम क्या करेंगे? इसका कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर में देखेंगे हम कि A1 की वैल्यू क्या होने वाली है, A2 की वैल्यू क्या होने वाली है और C2। A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सारी वैल्यू क्या होने वाली है, इसके बारे में हम ध्यान देंगे। चलो देखते हैं। तो क्या बोलेंगे? गिवन इक्वेशन कंपेयर टू
सिस्टम इक्वेशन, गिवन इक्वेशन कंपेयर टू सिस्टम इक्वेशन, अर्थात दिए गए समीकरण की तुलना किससे करने पर, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। अब व्यापक समीकरण पढ़ के आया भाई, क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या, 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या, 0। और हमारे पास दो इक्वेशन भी है, इनको इक्वेशन भी दे देते हैं, है ना, ऐसे दे दो, थोड़ा ठीक ठाक समझ में आएगा। तो भाई a1 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 5। मैंने बोला है कि ये कंडीशन को आपको क्या करना है, मैच करना है, कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो a1 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 5। तो a1 की वैल्यू लगा दो 5। b1 की वैल्यू क्या दिख रही है, -3। और c1 की वैल्यू क्या दिख रही है, -11। माइनस का क्या दिख रही है, 11। चलो ठीक है, a1 की भी पता, b1 की भी पता और c1 की भी वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम बात करेंगे इसी प्रकार a2 की वैल्यू पूछो क्या है, माइनस का 10। देखो साइन को लेके चलना है आपको, माइनस में है तो माइनस, प्लस में है तो प्लस, तो माइनस का 10। और b2 की जो वैल्यू है प्लस, वो प्लस का 6 है तो नॉर्मली 6 लिख देते हैं। और C2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 22। क्या है, 22। अब हमारे पास सारी वैल्यू क्या हो गई, आ गई। जब हमारे पास वैल्यू आ गई है तो हम करेंगे क्या, बस वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, a1 अपॉन a2 का पहले मान निकाल लेते हैं। तो a1 बटे a2 करेंगे तो क्या 5 अपॉन -10, यस सर, 5 अपॉन क्या, -10, 5 बन जा 5 2 जा, 10, अर्थात क्या आ गया हमारा 1/2, कैसा, माइनस का, तो -1/2 आ गया। क्लियर है। यस सर। अब हम किसका मान निकाल रहे हैं, b1 अपॉन b2 का मान निकाल लेते हैं। -3 अपॉन क्या, 6। याद रखना बेटा, माइनस यदि नीचे भी रहेगा मतलब डिनोमिनेटर में भी रहेगा तो उसको उठा के कहां ले आएंगे, हम नॉमिनेटर के पास ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये 3 बन जा 3 2 जा 6, तो 1/2 फिर से आ गया क्या सर। तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का पुनः आ गई 1/2। चलो a1 a2 का मान निकाल लिया, b1 और b2 का मान निकाल लिया। अब बारी किसकी है, c1 और C2। उसको भी देखते हैं, यही देख लेते हैं छोटी सी जगह में। c1 अपॉन c2 -11/22 तो क्या निकल के आएगा, 11 बन जाए 11 और 2 या करोगे तो कितना हो जाएगा 22। तो माइनस का क्या आ गया 1/2। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि सर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सारी वैल्यू सेम दिख रही है। क्या दिख रही है आप सभी को, चलो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, इसको एक बॉक्स बना के हम बना लेते हैं। सपोज यहाँ देख लो a1 अपॉन a2 का मान क्या है, माइनस का 1/2 दिख रहा है। चलो बराबर b1 अपॉन b2 का मान भी क्या दिख रहा है और c1 अपॉन c2 का मान भी क्या दिख रहा है, माइनस का 1/2। जब हमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सारे मान इक्वल दिख रहे हैं, क्लियर है, सभी एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। तो हमारे दिमाग में तीन बातें समझ में आ रही हैं कि सर जब सारी कंडीशन सेम होती है, सारी कंडीशन क्या होती है, सेम होती हैं, ये भैया इनके बराबर, ये वाले इनके बराबर, और जब सब बराबर हैं तो पहली कंडीशन तो ये निकल के आएगी कि सॉल्यूशन कैसा है, बोलोगे इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, इन्फिनिटिव। पहली कंडीशन इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन जिसको हम क्या बोलते हैं, अनेक हल, अनंत हल बोल दो, अनेक हल बोल दो, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये निकल के आएगी कि सर लाइन कैसी है, तो लाइन है पैरेलल अर्थात समांतर, तो लाइन कैसी है, पैरेलल।
समांतर। ठीक है, और तीसरी कंडीशन हमारी दिमाग में आ रही है कि सर सिस्टम कैसा है, सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट है अर्थात संगत है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सभी बच्चों से बहुत अच्छे से बन भी सकता है ये क्वेश्चन। अब इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग इसी कंडीशन को अप्लाई करके आप उन क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलो अब देखते हैं अपन अगले टाइप का क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा इस चैप्टर का वो कुछ अलग टाइप का होगा जो कि बहुत आईएमपी होने वाला है। देखते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पर जिसे हम तीन तरीके से या तीन मेथडों से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बताओ बेटा क्या है? 2x plus 3y is equals to 11. is equal to 11. दूसरी कंडीशन 2x हाँ minus 4y -4y is equals to minus 24. माइनस का 24. 24। अब एक बात बताओ बेटा, यदि कोई इक्वेशन आपको गिवन हो, सबसे पहले मैं सभी बच्चों की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन देखने वाले बच्चों की भी। हमारे पास यदि कोई इक्वेशन दी जाती है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने की बेसिकली कितनी मेथड अपन ने पढ़ी है? 3 मेथड सभी बच्चे जानते होंगे, क्योंकि ये तो लास्ट सेशन चल रहा है, क्रैश कोर्स है ये अपना जो चल रहा है सिलेबस, वो क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग चला रहे हैं, जिसे सारे आईएमपी क्वेश्चन अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की इस यूनिट में 3 विधियां प्रयोग की गई थी, 3 मेथडों का क्या किया गया था, यूज किया गया था। वो मेथड कौन कौन सी? एक थी एलिमिनेशन मेथड हुई, एक क्या थी? एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। दूसरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी है क्रॉस मल्टीपल मेथड, जिसे हम कहते हैं वज्र गुणनफल विधि। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सर क्वेश्चन अच्छे से देखो, इसको मैं तीनों मेथडों से क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। पहली मेथड में कौन सी कराऊंगा? एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। दूसरा हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी हम करेंगे क्रॉस मल्टीपल मेथड, जिसको हम बोलते हैं वज्र गुणनखंड या गुणनफल विधि। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो बहुत अच्छे से आप उस कंडीशन को देखना और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, जिससे आपको आने वाले और जो भी क्वेश्चन होंगे तीनों मेथडों में, वो आप लोग बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो पहले हम यूज करेंगे कौन सी मेथड? एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलो भाई सॉल्व। Given to question. गिवन टू क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया है भाई? 2x plus 3y इक्वल टू 11 और एक कंडीशन है 2x minus 4y इक्वल टू -24। क्या कंडीशन है? 2x बिल्कुल सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लेते हैं इक्वेशन क्या है और ये क्या है? सेकेंड। सर हमने पढ़ी है कौन सी मेथड करना है इसमें? एलिमिनेशन। तो यूज टू एलिमिनेशन मेथड। Use एलिमिनेशन मेथड का हम इसमें यूज करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड होती क्या है, पहले आप ये समझो।
एलिमिनेशन में होता है बेटा कि आप दोनों इक्वेशन में कोई भी एक वैल्यू को, वो चाहे x की वैल्यू हो या आपकी क्या हो y की वैल्यू हो, सेम कर लो। क्या कर लो? सेम कर लो, एक समान कर लो और उसे काट कर दूसरे मान को क्या कर लो? फाइंड कर लो। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, यहां पर दोनों कंडीशनों में, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू तो ऑलरेडी क्या दिख रही है? सेम दिख रही है। और जब सेम दिख रही है तो हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? माइनस करते हैं, है ना? क्या करते हैं? माइनस। तो हम लिख देते हैं इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को घटा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y, 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y माइनस का 24। माइनस करते हैं, देखो क्या होता है माइनस में। ये माइनस, जब यहां माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्यों हो जाएगा? थोड़ा ध्यान दो, ऑलरेडी ये कंडीशन काहे की है? माइनस। माइनस करने का मतलब, ये घटाने का मतलब, हर एक बच्चा बहुत अच्छे से यहां देख ले कि सर जब माइनस लगाते हैं ये साइन, तो ये माइनस लगाने का मतलब है हम दूसरी वाली इक्वेशन में माइनस का गुणा कर रहे हैं। ये समझ लिया करो, माइनस का क्या कर रहे होते हैं? गुणा। तो सर ये वाली कंडीशन जो प्लस की थी वो काय की हो गई? माइनस। और ये कंडीशन ऑलरेडी अभी काय की दिख रही है? माइनस की दिख रही है। तो ये माइनस में एक बार फिर से जो अपन माइनस कर रहे हैं उसका गुणा होगा तो क्या बनेगा? वो क्या बन जाएगा? बनेगा। ये काय का बना? माइनस का। और ये भी ऑलरेडी माइनस की दिख रही है, तो हम माइनस का गुणा और करेंगे तो ये काय में जाएगा? जाएगा प्लस में। चलो ठीक है, अब ये माइनस में, ऊपर वाला काय में है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस। ये भी प्लस में हो गया, ऊपर वाला भी काय में है, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। और y का y स्क्वायर ना कर देना, क्या लिखेंगे? y, क्योंकि मल्टीपल नहीं हो रहा है कि 3y मल्टीपल 4y इक्वल टू 7y या 4, या फिर मल्टीपल में तो 3 4 12 भी होगा ना, फिर 12 क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? क्योंकि मल्टीपल यहाँ नहीं हो रहा, केवल अपन ऐड कर रहे हैं। तो 3 और 4 कितना हो गया? 7, और y का क्या? y बराबर 4 और 1 कितना हो गया? 5, और 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो यहां से अब देखो क्या कंडीशन निकलेगी? y की कंडीशन आ गई 3 5 डिवाइड बाय 7 आ गई। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम, कितने बार? 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कितनी आ गई? 7 बना 35। ठीक है, अब हम जब y की वैल्यू को निकाल लिया तो इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारा किसकी वैल्यू निकल आएगी? x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां लिख दो वैल्यू ऑफ y, पुट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो लिखी है लिख लें, 2x प्लस 3 है ना। y की वैल्यू क्या निकाले हैं? 5 तो मल्टीपल में 5 डाल दो, और बराबर में क्या है? 11। क्लियर है? ये क्या लिखे हैं? समीकरण 1 में y का मान रखने पर, लिख लेना आप लोग सभी हिंदी मीडियम के बच्चे, समीकरण 1 में क्या करने पर? y का मान रखने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 5 जा कितना हो जाएगा? बराबर 11 2x। अब मैंने क्या बताया था बेटा, कोई भी चीज प्लस की है और जब उस साइड जाएगी तो क्या बन के जाएगी? जाएगी। तो 11 तो अपनी जगह है ना, और 15 उस साइड जाएगा तो जाएगा। तो 2x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? फटाफट बता दो। 2x बराबर कितना आएगा? 4। पक्का? यस सर। तो 2x बराबर आ गया माइनस का 4। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? तो -4 डिवाइड बाय 2, 2 से 4 काटोगे कितने बार जाएगा? तो x की वैल्यू कितनी आ गई और y की वैल्यू कितनी हो गई? और कितना था? -4। यस सर। यहाँ समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 2 जा कट गया। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो एक क्वेश्चन को हमने एक मेथड से अभी क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम
किस मेथड से सॉल्व करेंगे? दूसरी। सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। अभी कौन सी विधि यूज किए हैं? एलिमिनेशन मेथड। तो क्या आप सभी बच्चों को एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। चलो तो अब अगली मेथड देखते हैं हम। अब हम इसको किस मेथड से करेंगे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से तो कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। करें सॉल्व। गिवन टू क्वेश्चन, गिवन टू क्वेश्चन। चलो क्या लिखेंगे हिंदी में? दिया गया है। दिया गया है। क्या दिया है भाई? 2x plus 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट और दूसरी कंडीशन 2x 4y इक्वल टू -24। ये समीकरण क्या बन गया? बेटा आप सभी बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है कि जब मेथड यूज करें हम सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन, तो किसी भी एक समीकरण का आपको चयन करना है और वहां से किसी एक वैल्यू को किक मार के, धक्का मार के क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है और दूसरी वैल्यू को निकालना है। कैसे? अब दोनों वैल्यू में आप जो भी इक्वेशन उठाना चाहें, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट उठाओ या इक्वेशन सेकेंड उठाओ, जो आपको आसान लगे, जो आपको बहुत आसान लगे उस इक्वेशन का आप चयन कर सकते हैं। तो मुझे तो ज्यादा बेस्ट इक्वेशन सेकेंड समझ में आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? इक्वेशन सेकेंड सब्स्टिट्यूट टू y। किस में मानना है? y में। इक्वेशन सेकेंड सब्स्टिट्यूट टू y। क्या लिखोगे? समीकरण 2 से y का प्रतिस्थापन। y का क्या? प्रतिस्थापन करना। प्रतिस्थापन करोगे तो आप भी लोग ना कि झुंझुना बजाओगे। करेंगे तो जब प्रतिस्थापन करोगे तो लिखने की आवश्यकता तो है ही नहीं, नॉर्मल बोल दो प्रतिस्थापन। तो क्या हो गया? 2x माइनस 4y इक्वल टू क्या? माइनस का 24। आप बेहतरीन लिख लो। अब यहां से देखो, इसको मारो किक, धक्का मारो इसको। जब धक्का मारोगे तो ये माइनस का 4y किस साइड जाएगा? -24 जाएगा ना। तो माइनस का 24 वो थोड़ी ना चेंज होगा, वो तो जैसे का तैसा है। ये 4y काय में चला जाएगा? प्लस में। तो प्लस का क्या हो गया? 4y -24 चेंज होगा क्या? उसमें कोई चेंजिंग नहीं। नहीं करना है। अब देखो, यदि हम यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करें? x की, तो ये x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 24 प्लस 4y अपॉन 2 डिवाइड y क्या हो जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। तो आप बेहतरीन इसको ऐसा लिख लो और इसी को बना लो आप इक्वेशन नंबर क्या? थर्ड बना लो। बहुत आसान होगा आगे वाले क्वेश्चन को करने में या अगली कंडीशन बनाने में, ठीक है ना? चलो अब हमने क्या इस x का जो मान निकाला है, ये देखने के लिए निकाला है क्या? इसी x की वैल्यू को ले जाकर अब किस इक्वेशन में पुट करोगे? फर्स्ट में। सेकेंड में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेकंड से निकाला है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की मतलब प्रतिस्थापन विधि की एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि आप मुझे जिस इक्वेशन से निकालोगे उस इक्वेशन में पुट नहीं करोगे, उस इक्वेशन में मेरा मान नहीं रखोगे, नहीं तो नाराज हो जाऊंगा। तो यहाँ हमने निकाला किससे है? 2 से। तो क्या 2 में पुट करेंगे? 2 सर। ये कंडीशन ही आपको याद रखनी है कि इक्वेशन सेकेंड से जब हमने ये वैल्यू को निकाला है तो इस वैल्यू को अब हम दूसरे इक्वेशन में नहीं रखेंगे, इसे कहां ले जाकर रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखते हैं क्या होता है भाई। वैल्यू ऑफ x क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ x पुट इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में क्या करने पर? x का मान रखने पर। ये x का मान जो है हम किस समीकरण में रखेंगे? 1 में रखेंगे। तो पहले आप समीकरण 1 बना लो। क्या है? 2x प्लस क्या है? 3y बराबर में क्या है? 11। x की वैल्यू क्या करोगे? रखोगे, यहाँ पुट करोगे। तो 2 मल्टीपल डाल दो। -20 x की वैल्यू है माइनस का 24 प्लस 4y अपॉन 2 अपॉन क्या है? 2 और प्लस में क्या है? 3y और बराबर में क्या है? 11 है ना? तो
तो सर एक बात बताओ, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो अंदर क्या बचा हमारा? प्लस का 4y ये -24 सेम, 4y सेम, प्लस क्या है? 3y और बराबर में क्या है? है ना? अच्छा एक बात बताओ, 4y और 3y क्या जुड़ जाएंगे? यस सर तो कितना बनेंगे? 7y तो 4 और 3 कितना हो गया? और y का स्क्वायर लगाओगे कि नॉर्मल y? तो y बस लिखोगे और बराबर क्या हो गया? 11। क्या हो गया? 11। अब 24 क्या बोलना चाह रहा है कि मुझे यहाँ से भागना है। मुझे क्या करना है? यहाँ से भागना है। भाई बहुत देर से आ रहा हूँ, माइनस माइनस में चला रहा हूँ, तो मुझे प्लस में तो करो। तो धक्का मारो, 2 से मारो, 4 से मारो, 6 लोग मिलकर मारो, धक्का मारो। ये धक्का मारोगे तो इस साइड जाएगा। यस सर और जब जाएगा तो क्या बन के जाएगा? प्लस। तो 11 तो जैसे का तैसा ही रहेगा। 24 जाएगा तो क्या बन के जाएगा? तो चलो भाई ऐड हो जाएगा। यस सर तो 4 और 1 कितना होगा? 5 और 2 और 1 3 तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ रख देते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी? 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35 तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। यस सर और y की वैल्यू को कहाँ रखोगे? अरे जिस भी इक्वेशन में रखना है। अब वो नहीं बोल रहा है कि मुझे 1 में रखो कि 2 में रखो कि 3 में रखो। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ तो पहले से ही बना बनाया आ रहा है। ये इक्वेशन पहले से ही कैसी आ रही है? बनी बनाई आ रही है। तो आप इसी इक्वेशन में रखो ना 3 में, ज्यादा बेस्ट है। तो वैल्यू ऑफ y पुट इक्वेशन 3। तो वैल्यू ऑफ y पुट इक्वेशन 3। समीकरण 3 में क्या रखने पर? y का मान y का मान। चलो भैया देखो समीकरण 3 क्या है? x बराबर है माइनस का 24 प्लस का क्या दिख रहा है? और डिवाइड बाय क्या है? चलो माइनस का 24 4 4 into 5 और y की वैल्यू क्या है? 5 तो रखना है y की वैल्यू। यस सर देखो y की वैल्यू ये रख दिया मैंने ब्लैक से। 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20 कितना हो जाएगा? 20 यहाँ लिखते हैं। यस सर तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 24 प्लस का कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाय 2 x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? -2 माइनस का। तो देखो हमारी वही कंडीशन और वही मान जो कि हमने एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व किए थे। x का मान वहां भी माइनस का 2 ही आया था और y का मान कितना आया था? 5। तो हमारी मेथड चाहे कोई भी हो, आंसर हमेशा कैसे आने वाले हैं? सेम आने वाले हैं। तो हमने एक क्वेश्चन की कितनी मेथड क्या कर ली? सॉल्व कर ली ना। Yes, अब हम जो करेंगे थर्ड मेथड, वो अगली क्लास में हम करेंगे इसकी थर्ड मेथड, जिसको क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीपल मेथड या वज्र गुणनफल विधि। तो अगली क्लास में हम करेंगे। जब तक आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चनों का बहुत अच्छे से या इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन होंगे उनको 2 मेथडों से, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना। ठीक है, जय हिंद।